रुकिए, छोड़ो दीपक। काकी हाथ छोड़िए। नहीं रमा, जब तक वो आदमी यहाँ से बहुत दूर चला नहीं जाता तब तक हम हाथ नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो तुम दोनों उन्हें ले आओगे। मगर आपके परिवार के लिए उनका रुकना जरूरी है काकी। हमारे लिए जरूरी क्या है, ये व्यक्तिगत बात है। रमा, भीम, तुम दोनों व्यक्तिगत बातों से बहुत ऊपर हो। तुम दोनों को पूरे समाज के बारे में सोचना है, इसलिए व्यक्तिगत क्या है ये हम देख लेंगे। और भीम भैया, रमा ताई, आप बिना गलती के किसी के आगे हाथ जोड़े गिर गिराए, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे लाख पुरुषोत्तम चले जाए, लेकिन एक भीम भैया और एक रमा ताई साथ रहे तो जीवन सुधर भी जाएगा और चल भी जाएगा। लेकिन दीपक, परिवार जीवन का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और अगर परिवार ही बिखर जाए तो वो पूरा जीवन प्रभावित कर देता है। मेरा परिवार बिखरा ही था, बस उसे जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश हम सब अपने अपने तरीके से कर रहे थे, क्योंकि परिवार बस सदस्य से नहीं बनता, परिवार बनता है प्रेम से, विश्वास से और उन कोशिशों से जब सब एक दूसरे के साथ में, सुख में, दुख में, चिंता में, परेशानी में साथ रहे। मगर मेरे पति और दीपक के पिता ने तो कभी ये कोशिश ही नहीं की। फिर उनका होना या ना होना, हमारे परिवार का टूटना कैसे हुआ भीम? मगर इतना दिन वो आपके साथ रहकर जा रहे, तो मुझे आपके लिए दुख हो रहा है। और दीपक, मुझे तुम्हारे लिए। जो लोग हमेशा दूसरों के दुख में साथ देने को तैयार हो, उसे कभी दुखी नहीं होना चाहिए रमा। भीम भैया, अब आप काम पर जाइए। मेरे बाबा होते तो मेरा जीवन खराब करते। आप काम पर जाइए ताकि हम सबके लिए साफ दिखाया गया रास्ता बना सको। हाँ भीम, तुम काम पर जाओ। आओ आओ, आ जाओ। नमस्ते। नमस्ते। वो हमने सुना है कि यहाँ काम करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है। सही सुना है। तो फिर हम सबको काम पर रख लीजिए। कल तक तो बहुत लोगों की जरूरत थी, मगर अब पूरी हो गई है। बस 2 जगह खाली है, हम सिर्फ 2 को ही काम पे रख सकते हैं। तुम लोग आपस में तय कर लो कौन कौन रहेगा, तब तक मैं आता हूं। मैं और आनंद ये काम कर लेते हैं। नहीं बाला भैया, मुझे ऐसा लगता है कि करुणा भाभी और लक्ष्मी को यहाँ काम करना चाहिए। हम दूसरी जगह काम ढूंढ लेंगे ना। मगर फिर रमा। भैया आप संकोच मत कीजिए, करुणा दीदी और लक्ष्मी दीदी को ये काम करने दीजिए। मैं कहीं और ढूंढ लूंगी काम। नहीं रमा, तुम कर लो। नहीं दीदी, ये काम आप दोनों ही कीजिए। और वैसे भी मुझे अपने पति के लिए बीच बीच में जाना पड़ता है, तो ये काम छोड़कर जाना पड़ेगा। और ये काम स्थायी है, तो ये आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ भाई, क्या तय हुआ? साहब वो ये दोनों यहाँ काम कर लेंगे, हम लोग कहीं और ढूंढ लेंगे। ठीक है, चलो। अच्छे से काम करना।
बहुत सारे लोग चिड़चिड़ करेंगे और बोलेंगे शादी बीच में ही रुक गई और बाप फिर से भाग गया। क्यों भाग गया, क्या हुआ, सब पूछेंगे। लेकिन तुम उनके सवालों पर ध्यान मत देना। एक बार पढ़ लिख कर बड़े बन जाओगे, सवालों के ये पत्थर तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। सफलता की इमारत जितनी ऊंची बनाओगे, लोगों के ताने कटाक्ष सब छोटे होते जाएंगे। हाँ, अब मैं मन लगाकर पढ़ूंगा, काबिल बनकर दिखाऊंगा। अब अपना दिमाग इधर उधर नहीं भटकाऊंगा। आपका और भीम भैया का सपना पूरा करूंगा। अरे आई, आप रो रही हैं? रो मत, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता और मैं अब आपकी आंखों में आंसू आने भी नहीं दूंगा। आई, इन आंखों में पापा आंसू भरकर गए ना, देखना एक ना एक दिन मैं इन्हीं आंखों में खुशियां भर दूंगा। ये मैं वादा करता हूँ आपसे। आई, अरे भांग भी रखी क्या तुमने? हाँ? ये अस्पताल में अपने दिमाग का इलाज करवाया था। क्या चाहते क्या हो तुम? कल तुमने अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया और आज इस भीमराव को कुर्सी पर बिठा दिया। अरे क्या कर रहे हो? क्यों लोक व्यवहार को गुड़गोबर करने पर तुले हो? गुड़गोबर आप कर रहे हैं ऑफिस की मर्यादा का। किस हक से खड़े हैं आप यहाँ? आप मालिक हैं, मैनेजर हैं, मजदूर हैं या ग्राहक हैं? बताइए। जात वायु तेरा भूल मत। ये दफ्तर है, जात धर्म सब दफ्तर के बाहर रखिए तो ही अच्छा है। समझ गया, सब समझ गया मैं। ये भीमराव जरूर कोई काला जादू जानता है। जो भी इसके संपर्क में आता है ना, उसको पथ भ्रष्ट कर देता है। ये जैसे तू हो गया अभी। मेघनाथ जी, मैं जादू टोना पर यकीन नहीं करता। मुझे सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के विवेक पर भरोसा है। अब जाइए, भीम को अपना काम करने दीजिए। जा रहा हूं, चिल्लाओ मत। पर जाते जाते तुझे एक बात चिताते जा रहा हूं। अरे हिम्मत बढ़ा रहा तू ऐसे लोगों की। और तेरे जैसे ही लोग होते हैं जो हमारी जात के लिए सबसे घातक होते हैं। देख, सोचना इस बात पर, आज ये भीमराव कुर्सी पर बैठा है, कल कोई और कुर्सी पर बैठेगा। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुझे कुर्सी नहीं मिलेगी बैठने के लिए। तब खड़े रहना ऐसा ही भीमराव के बगल में और खुश होता रहना। रुकिए मेघनाथ जी। जोखू, जनार्दन, देखो दीपक यहाँ बैठकर खा रहा है। चलो चल के मजे लेते हैं। और दीपक, कैसा लग रहा है खाना खाकर, वो भी बिना बाप के? हितेश भाऊ, बिना बाप के नहीं बल्कि बाप का भगाए के। मैंने मेरे बाबा को नहीं भगाया, उन्होंने गलत किया और हमने सच कहा तो रहा नहीं गया। पहले भी भागे थे, अब भी भाग गए, इसलिए दोबारा इस मसले पर मुझसे कुछ मत कहना, विनती है मेरी। ठीक है, कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कम से कम इतना तो बता दे कि स्कूल में कौनो कुछ कहा नहीं कि दीपक शादी छोड़ के भाग गया है? और थोड़ी भी शर्म आई तो का कि नहीं? तो ये एक बात तो है, उस भीमराव की चेलागिरी में इस दीपक ने काम तो किया है नाटक वाला, और देखो और मिल गई प्रसिद्धि। क्यों भाई दीपक? ये सब करके क्या मिलता है आपको? बेवजह हर किसी से भीम भैया की बेइज्जती करके, बुराई करके क्या मिलता है आपको? मजा आता है, बहुत सारा मजा। बताना बेटा, क्यों तुम्हें खड़े रहने पर भी तकलीफ नहीं हुई? तुम्हारे पैरों में दर्द नहीं हुआ? कुर्सी पर बैठने के बाद तुम्हें गर्व नहीं हुआ? बाबा, मुझे लगता है कि इस सवाल पर मेरे जवाब से ज्यादा जरूरी यह है कि आप अपना दृष्टिकोण बताएं। क्योंकि जब तुम खड़े थे तो तुम सिर्फ
अपने दोनों पैरों पर खड़े नहीं थे, बल्कि अपने जात के वर्तमान और कल को पैदा होने वाले उन सारे लोगों की उम्मीदों पर खड़े थे। और जहां एक साथ इतनी सारी उम्मीदें आती है ना, तब तकलीफ नहीं होती, पैरों में दर्द नहीं होता, ना ही थकान महसूस होती है। और जब तुम बैठे थे तो तुम्हें एक संतोष था, और ये संतोष तुम्हारा खुद का नहीं, बल्कि इस बात का था कि आने वाले कल में सबको अपना अपना हक मिल जाएगा। इस कल्पना को साकार करने का संतोष था। और जहां अब संतोष सबके खातिर हो, वहां घमंड नहीं, विनम्रता आ जाती है। धन्यवाद बाबा। आप ऐसे छोटी बड़ी बातों पर अपना दृष्टिकोण बताते हैं, विवेचन करते हैं ना, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चाहता है कि वो अपने नहीं है तो वो कह सकते हैं, मगर ये तो अपने है ना। बचपन से लेकर रोज इन्हें काका कहते आया हूँ, और यही ऐसा करते हैं। दीपक, उम्मीद तो उन लोगों से करनी चाहिए ना जो पक्षधर ना हो, लेकिन कम से कम निष्पक्ष हो। इन लोगों ने तो ठान ही लिया है, जो भी भीमराव से प्यार करेगा, भीमराव के साथ खड़ा हो जाएगा, वो सब गलत है ना? भीमराव, साथ में ये भी समझा दो कि ये जो नुकसान किया है, ये काम कोई महान काम नहीं है। समझाओ जरा अच्छे से इसे। हाँ, ये बात तो सही है दीपक। कोई भी व्यक्ति बहुत मुश्किल से पैसे जोड़ पाता है और अपना दुकान खड़ा करता है, वैसे ही इन्होंने भी किया है। तो तुमने जो ये नुकसान किया है वो एक तरह से अपराधी है। इसके लिए तुम्हें इनसे माफी मांगनी चाहिए। जा बेटा, भीम भैया कह रहे हैं ना, जा माफी मांग ले इनसे। माफ कर दीजिए मुझे, आगे से ख्याल रखूंगा। सुन लिया भीमराव, मैं कितना बेशर्म और बदतमीज है ये। अच्छा, ये कैसा है आप बता रहे हैं, मगर खुद कैसे है वो नहीं बता रहे हैं। कोई भी बच्चा जब पल रहा होता है ना, तब उसके पड़ोसी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे आप लोग हमेशा लड़ना, झगड़ना, किसी का नुकसान करना, किसी को उकसाना सिखाते रहेंगे तो कल की पीढ़ी ऐसी ही होगी। देखिए, आपको अगर दीपक से कोई मतलब नहीं रखना है तो मत रखिए, इससे बात मत कीजिए, लेकिन कम से कम इसे बिगाड़िए मत। वाह वाह भीमराव, वाह क्या बात है। अगर तुम कुछ कहो तो वो सही है, और हम लोग कुछ कहें तो बिगाड़ रहे हैं। वाह क्या बात है। देखिए, एक बात है जो मैं सीधा सीधा आप लोगों से कह रही हूँ, मेरे बेटे से दूर रहिए आप लोग, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुम तो आ गए। लीजिए, चाय पीजिए, चाय पीजिए, पीजिए। क्या सोच रहे थे इतना? ये करुणा लक्ष्मी अभी तक आई नहीं, पता नहीं कहाँ रह गई,
अच्छा, बहुओं के बारे में सोच रहे हैं। लगता है रात भर सोए नहीं है आप, सोच सोच कर। मैंने तो पहले ही कहा था कि मत भेजिए। बहू बेटी को ऐसे रात रात भर काम करने भेजोगे तो क्या होगा, इसके बारे में सोचा है किसी ने? नहीं आई है अभी तक, पर पता नहीं कहाँ है। क्या मतलब पता नहीं कहाँ है? आ रही होगी। क्या आ रही होंगी? पूरे दुनिया को समझाते हो बाप बेटे, लेकिन खुद समझ नहीं पाते हो कि ऐसे रात रात भर उनको घर के बाहर रखोगे तो कुछ गलत होगा। उनके साथ जब अनहोनी होगी ना, तब पता चलेगा कि गलत किया। पीजिए, चाय पीजिए। एक एक लाठी हमें भी दे दी जाए। हाँ, दीजिए लाठी। दे दो लाठियां। भीमराव आओ। हमारे समाज की औरतों ने तुम्हारे समाज की 2 औरतों को सबक सिखा दिया है। हम अपनी औरतों का इलाज कर लेंगे, तुम अपनी औरतों को देख लो। मरी नहीं है तो लेके जाओ। उधर देखिए।
चाहे जो कीमत चुकानी पड़ेगी हम चुकाएंगे, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि लक्ष्मी भाभी और करुणा भाभी ने गलत किया, बल्कि अपने स्वाभिमान को बनाए रखने की वो कीमत होगी, और होनी भी चाहिए। जहां स्वाभिमान ही नहीं, वहां जीने का क्या फायदा। तो इसलिए हम कीमत चुकाएंगे और हम तैयार रहेंगे आने वाली हर लड़ाई के लिए, हर संघर्ष के लिए। और वैसे भी हम हमेशा लड़ाइयां तो लड़ते ही रहते हैं। हमारी लड़ाइयों में कुछ और लड़ाइयां जुड़ जाएगी, उसमें क्या? लड़ाई? फिर से लड़ाई? ये भीम हमेशा लड़ाई की बात क्यों करता है? भीम, लड़ाई का अंत हमेशा बर्बादी ही होती है, और तुम्हें लड़ना है ना तो तुम लड़ो लड़ो लड़ो, अलग से घरदार लो और वहां जाके लड़ो, लेकिन तुम्हारा ये लड़ने का गुण इन सबको मत दो। मैं तो कहती हूँ इन दोनों को बड़े लोगों के घर के बगल से जाने की जरूरत ही क्या थी? नहीं जाती वहां से तो नहीं आती है नौबत। अरे वाह जीजा भाई, तुम्हारे कहने पर लोग रास्ता बदल दे। जैसे गई वैसे गई, बात खत्म। तुम सब लोग डरो मत, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। हाँ, अब आप भी लड़ना सिखाइए, लड़ाकू बना दीजिए सबको। सुबह दोपहर शाम रात बस लड़ते रहे। तो औरतें हैं, कुछ भी हो सकता है इनके साथ। भाई डराइए मत, औरतें हैं तो क्या, आज तो हम जीत कर आए हैं ना, कम से कम आज तो हमें जीत की बधाई दीजिए। करुणा, तुम किससे जीत की बधाई मांग रही हो, जो हमेशा दूसरों की हार की कामना करती रहती है? कभी कुछ लड़ी होती तो समझ पाती ना कि लड़ाई करने वाले का दिल कैसे होता है और कैसे सामना करता है दूसरे योद्धा से। चलो जीजा भाई, अंदर चलो। इन सब से तुम्हें क्या लेना देना है? हाँ? तुम्हें ना इन सब की शिकायत करो, मैं हर शिकायत का जवाब दूंगा। और फिर लड़ेंगे। चलो अंदर चलो, चलो। रमा, मैं जा रहा हूं। रुकिए, ये लीजिए। आज फिर से उस कुर्सी पर बैठेंगे ना आप? हाँ। कैसा लगेगा आज बैठकर? मतलब मैं समझा नहीं। मतलब कल के बैठने में और आज के बैठने में कुछ फर्क होगा क्या? पता नहीं रमा, वो तो बैठने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? नहीं, मैं सोच रही थी कि जो लोग सालों से कुर्सी पर बैठे हैं वो हमें कुछ नहीं समझते हैं, तो ये गलती उनकी है या कुर्सी की? शायद उनकी, क्योंकि गवर्नर साहब भी तो सालों से कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन वो तो हमें इंसान की नजर से ही देखते हैं। फिर भी शाम को आऊंगा तो मेरा अनुभव बताऊंगा। चलता हूं। जो लोग सालों से कुर्सी पर बैठे हैं वो हमें कुछ नहीं समझते हैं, तो ये गलती उनकी है या कुर्सी की? क्या हुआ? रमा, मैं चाहे जितनी बड़ी कुर्सी पर बैठूं, मैं वैसा ही रहूंगा जैसा अभी हूं। और ये मेरा वादा है तुमसे। ऐसी डरी हुई आंखों से मुझे जाते हुए मत देखना।
अच्छा हुआ कि लौट के वादा किया आपने मुझसे, वरना मैं सच में डर गए थे। आप शाम को आएंगे तब अनुभव जरूर बताइएगा, मैं डायरी में लिखूंगी। चलता हूं। आई, क्या हुआ बेटा? आज मैं जा रहा हूँ, स्कूल बंद है तो देख कर आता हूँ। अरे कहाँ और क्यों? आई, सुना है कि दफ्तर में भीम भैया को अब कुर्सी मिलती है बैठने के लिए, उसी को देख कर आता हूँ। अरे भीम भैया को उनके लगन और उनके मेहनत से वो कुर्सी मिली है, उसमें तू क्या देखेगा? तुम भी पढ़ लिख कर कुर्सी पा जाना, तो खुद देख लेना। नहीं आई, अपनी आंखों के सामने कुछ होते देख लूंगा तो यकीन होगा कि ऐसा हो सकता है। मैंने जीवन भर अपनी जात के लोगों को नीचे देखा है, आज भीम भैया को कुर्सी पर बैठे देखूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा और वो बहुत खुशी देगी, और वो खुशी मुझे हमेशा खुश रखेगी, मुझे कभी थकने नहीं देगी। आई, अब जाऊं आई? जा बेटा जा, और वहाँ से आकर बताऊंगा आई कि उन्हें देखकर कैसा लगा। दीपक सच में बड़ा हो गया, बस ये अपने भीम भैया जैसा बन जाए। रुको, भीमराव, पत्रकारिता से जुड़ा हूं तो समझता हूं चौखट मर्यादा निर्धारित करती है, और आज अगर इस मर्यादा को नहीं माना तो कभी खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। इसलिए तुम नहीं, मैं जाऊंगा नौकरी छोड़कर। मगर सर, जाने दो, मुझे नौकरी मिल जाएगी, मगर तुम्हारे लिए मुश्किल होगी, क्योंकि मैं जानता हूं ना, मेरी तरह के लोग बाहर भरे पड़े हैं। मगर सर, तुम यहीं रहो, ये तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल पाएंगे। अगर निकाला तो मैं इनके खिलाफ विद्रोह करूंगा। चलता हूं सर, धन्यवाद। भीम, मैंने तुमसे सीखा, उस एक रात ने मेरी जिंदगी के सोचने का नजरिया बदल दिया। मैं तुमसे ये तो नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारी लड़ाई में कंधे से कंधा मिला के चलूंगा, मगर हाँ, ये जरूर कहूंगा कि जब तुम लोग लड़ते लड़ते थक जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए खाना, पानी और आराम लेकर आऊंगा। अब चलता हूं, अपना ख्याल रखना। सर रुकिए। सर रोकिए ना उन्हें, वो जा रहे हैं, उन्हें नौकरी से मत निकालिए। आपको हमसे दिक्कत है ना, हमारी जात से दिक्कत है। आपकी लड़ाई हमारी जात से है ना, तो लड़ते रहिए ना। आप अगर कहेंगे तो मैं वहां आपके मोहल्ले में आकर आपके लोगों से माफी मांग लूंगा, लेकिन उन्हें नौकरी से मत निकालिए सर। अरे यही तो समझने का फेर है, हमें तुम्हारी जात से ज्यादा अपने सिद्धांत की लड़ाई लड़नी है, और हमारा सिद्धांत कहता है कि अगर तुम्हारी जात अपनी हैसियत में रहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, और कोई आपत्ति नहीं है इसीलिए तो केळुस्कर गुरुजी की सिफारिश पर तुम्हें नौकरी दे दी थी।